हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो भाई 25 जून 2022 इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको जो है मैं पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा जो है यहाँ पे लेट हो गया है। आज जो है मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा लेट हो गया। इस वजह से जो है यहाँ पे वीडियो जो है लेट यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। और आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है पब्लिश हुए हैं। वो जो है अभी एडिटोरियल में आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से जो है पब्लिश हुए हैं। यूएस के बारे में हुआ है, जो यूएस में मास शूटिंग हुई है उसको लेके जो है एक बिल जो सेनेट है वहाँ पे जो है पब्लिश मतलब वहाँ पे जो है ला दिया गया है। तो उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट में आपको पता ही है किस तरीके से जो है यहाँ पे रिबेल चल रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको जो है डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे सिंपली जब जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बन जाएगा तो उसके बाद जो है पूरी कहानी यहाँ पे एक बार में समझ लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस जो है कर दिया है जायकिया की जो याचिका है उसको। मेनली यहाँ पे जो 2002 में जो दंगे हुए थे उसको लेके जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये भी हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल पेज अगर आप देखोगे तो ओल्ड सेना वर्सेस न्यू सेना, ये कोई काम का नहीं, पॉलिटिकल आर्टिकल है पूरा। ठीक है, एक नाथ शिंदे एक रेबेलियन कर दिया तो शिवसेना जो है यहाँ पे वीक हो गई, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे एक नाथ शिंदे जो है किसको यहाँ पे सपोर्ट देंगे, तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इज लॉन्ग ओवर ड्यू, गवर्नमेंट शुड मूव टू डूइंग सर्वेस ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया भारत सरकार को जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस है, जो सर्वे है बेसिकली, वो काफ़ी समय से ओवरड्यू था। मतलब काफ़ी काफ़ी समय से नहीं हो रहा था। लेकिन अब भारत सरकार जब इसको लॉन्च कर रही है तो भारत सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो है रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं हो रहा था, इसका रीज़न क्या था, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नो सिल्वर बुलेट। ये आपको आगे भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नो सिल्वर बुलेट। तो मेनली यहाँ पे जो यूएस का सीनेट है, अब सीनेट क्या होता है ये जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, यूएस में जिस तरीके से हमारे यहाँ बाइकैमरलिज्म आपको देखने को मिलेगा, मतलब हिंदी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में मैं कहूँ आपसे, तो जैसे दो सदन आपको देखने को मिलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वैसे ही जो है सेम आपको यूएस में भी देखने को मिलेगा। तो इस एक होता है यूएस का सीनेट और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो यहाँ से जब दोनों से पास हो जाता है ना बिल, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे उस पर साइन कर देते, तो वो जो है कानून बन जाता है। ठीक है, तो अभी जो बिल है, मतलब जो गन कल्चर है यूएस में, इतना जो गनों को बढ़ावा दिया गया है, सब लोगों के पास यहाँ पे आसानी से जो है बंदूकें यहाँ पे मिल जाएंगी, वो आसानी से जो है बंदूकें यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो यूएस का जो सीनेट है उसने जो है बिल को यहाँ पे पास कर दिया। अब ये जो बिल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इस बिल में कहा क्या क्या गया है, मतलब जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उसमें यहाँ पे क्या कहा गया है, किन किन चीज़ों पे जो है फोकस किया गया है, तो उसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी? अगर आप अमेरिका में गन वायलेंस देखोगे, 2022 का डेटा अगर आप देखोगे, तो काफ़ी ह्यूज जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी। 9,378 मतलब 9,373 डेथ हो गई हैं। 17,722 इंजरीज आपको देखने को मिलेगी। 168 चिल्ड्रंस को जो है मार दिया गया है। टीनेजर्स की डेथ हुई है। डिफेंसिव यूज इंसिडेंट्स पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 719 जो अनइंटेंशनल शूटिंग है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मेनली जो है जो कानून लाया गया उसमें इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए क्या जो यूएस की सरकार है वो यहाँ पे कदम उठा रही है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गन कल्चर जो है बहुत ही बेकार है। गन रखना ही जो है बिल्कुल यहाँ पे सबसे बड़ी एक टेंशन होती है। तो डिस्कस करेंगे हम एक एक करके, सभी आर्टिकल्स पे जो है बात करेंगे। इसके अलावा जो और भी न्यूज़ पब्लिश हुई है, जैसे बांग्लादेश का ब्रिज है, काफ़ी समय से जो है वो बन रहा था और उसको जो है काफ़ी समय से न्यूज़ में भी डिस्कस किया जा रहा था, और बांग्लादेश का जो है वो सपना था वो भी जो है पूरा हो गया है। तो काफ़ी कुछ जो है मैं पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ये टाइम्स नाउ का भी आर्टिकल है। इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी में भी आपको एक दो आर्टिकल दिखा देता हूँ। तो जो यहाँ पे समस्या होती है ना, मतलब अब देखो सिंपल यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे नो सिल्वर बुलेट बस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है थोड़ी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप इस हिंदी का आर्टिकल देखोगे तो अमेरिका में गन बिल सेनेट में पास, क्या थमेगी मास शूटिंग, इस साल अब तक 279 मामले। तो इससे जो है आपको यहाँ पे पूरी जो है क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे।
और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ वर्ल्ड म्यूजिक डे कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है? रिसेंटली जो है इसको ऑब्जर्व किया गया, रिसेंटली जो है इसको सेलिब्रेट किया गया, तो कमेंट बॉक्स में इसको जो है ज़रूर अटेम्प्ट करना। और थीम यहाँ पे समझ लो, थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। ठीक है, तो ये थीम रही है 2022 की ना। अब आपको बताना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 20 जून को, 25 जून को, 22 जून को या 21 जून को। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं, तो बांग्लादेश में ब्रिज ऑफ ड्रीम जो है आज ओपन हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली एक 6 लेन एक्सप्रेसवे जो कि ढाका से मावा को यहाँ पे जोड़ेगा, जो कि शेख हसीना का जो है यहाँ पे बेसिकली सपना रहा है। तो बांग्लादेश के लोगों को जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने। आमदेर स्वप्नेर पद्दा सेतु, तो ये बंगाली में उन्होंने जो है यहाँ पे कहा है। तो ये ब्रिज ऑफ ड्रीम जो है इसको कहा जा रहा था, पद्मा रिवर पे जो है बनाया गया है। ठीक है, और बेसिकली इसको अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश ने खुद ही जो है यहाँ पे इसको बनाया, वर्ल्ड बैंक ने जो है लोन यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। तो ये बेसिकली ड्रीम प्रोजेक्ट था शेख हसीना के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। तो 21 ईयर जो है यहाँ पे हो चुके हैं और उसके बाद जो है फाइनली जो है इसको यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है यहाँ पे मावा में रखा गया था और अब जो है फाइनली जो है इसको यहाँ पे बना दिया गया। तो इसको भी जो हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लो, ये ढाका है। ठीक है, अब ये जो है पद्मा रिवर पे जो है बनाया जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये पद्मा रिवर बहती है और ये पद्मा ब्रिज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है मावा से जो सिबचर है तो उसको यहाँ पे जोड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो मेनली देखो ढाका तक जो है प्रॉपरली यहाँ पे सामान पहुँच पाएगा। जो 6 लेन हाईवे पे जो है यहाँ पे बनाया गया, तो रेल और रोड ब्रिज ये दोनों हैं। ठीक है, तो रेल की कनेक्टिविटी भी मिलेगी और रोड की कनेक्टिविटी भी जो है अब लोगों को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, बांग्लादेश जो है अब यहाँ पे ग्रो करेगी, इनकी जीडीपी भी जो है यहाँ पे ग्रो करेगी। अब जीडीपी कैसे ग्रो करेगी, देखो होता क्या है कि जब भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, मतलब हमारे पास रास्ते अच्छे होते हैं, तो सामान जो है जल्दी यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा, सामान जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी जो है यहाँ पे बढ़ेंगी, तो उससे जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी इनको मिलने वाली है। तो उससे जो है इनकी जीडीपी जो है बिल्कुल यहाँ पे ग्रो होगी, मतलब इनकी इकोनॉमी को जो है यहाँ पे बूस्ट मिलेगा ना। पद्मा रिवर के बारे में समझ लो कि पद्मा पोद्दा जो है यहाँ पे कहा जाता है, ये बांग्लादेश की एक मेजर रिवर है और ये मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी मतलब यहाँ से जुड़ जाती है ना, मेनली कहीं से कोई जुड़ रही है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोल दिया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ये जनरली जो है साउथ ईस्ट 120 किलोमीटर जो है यहाँ पे बहती है और आखिर में जाके मेघना रिवर से जो है यहाँ पे कन्फ्लुएंस हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है उसको पद्मा जो है कह दिया जाता है और बाद में जो है वो मेघना रिवर से यहाँ पे कन्फ्लुएंस हो जाती है और बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी में जाके जो है फाइनली यहाँ पे गिर जाती है। अब ये जो 6 लेन एक्सप्रेस वे जो है ढाका से मावा जो है बेसिकली यहाँ पे तैयार किया गया है मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में, ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो बांग्लादेश की सरकार की जो कामयाबी है उसको जो है यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, ये ब्रिज ऑफ अवर ड्रीम्स अक्रॉस द पद्मा जो है इसको कहा जा रहा है। तो ये ब्रिज जो है बेसिकली एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और 21 ईयर जब प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे रही हैं, तो बेसिकली प्रीवियस टेन्योर में उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन रखा था मावा का, और उसके बाद फाइनली जो है वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे 1.2 बिलियन डॉलर का जो लोन है उसको यहाँ पे जो है कैंसिल कर दिया था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये कह के बेसिकली मना कर दिया था कि बांग्लादेश में करप्शन जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे लोन जो है सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 7 साल बाद जो है बांग्लादेश ने अपने खुद के मनी से इससे कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे शुरू किया और पद्मा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रोड रेल ब्रिज जो है ये रेडी हो चुका है और सैटरडे को जो है इसका इनॉग्रेशन जो है किया जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो पद्मा रिवर जो है बिगेस्ट और मोस्ट चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है बांग्लादेश में अभी तक का। अगर आप देखोगे तो सबसे खतरनाक ब्रिज ये आपको देखने को मिलेगा। ये साउथ वेस्ट को जो है यहाँ पे जोड़ेगा, तो करीब 30 मिलियन जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब जो रिवर को यहाँ पे क्रॉस करने में दिक्कत जाती थी तो वो जो है इजीली यहाँ पे जो है इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, पूरे देश भर को जो है इससे फ़ायदा होगा और ये जो है बेसिकली जो कम्युनिकेशंस हैं, ट्रेड है, इकनॉमी जो बांग्लादेश की है, उस सबको जो है यहाँ पे क्या देगा, जो बूस्ट है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो अनएक्सपेक्टेड मतलब बेसिकली ये ब्रिज जो है ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है पूरे बांग्लादेश को एक बहुत ही ज़्यादा जो है बूस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी एस्टिमेट लगाया कि इनकी जो जीडीपी है वो 1.23% जो है यहाँ पे इंक्रीज होगी। वहीं साउथ वेस्टर्न रीजनल जीडीपी अगर आप देखो तो ये 2.3% जो है जो बढ़ने की जो है यहाँ पे संभावना बता जा रही है। तो मेनली ये ब्रिज जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा।
और क्या होगा, ये जो रोड डिस्टेंस है ना ढाका से लेके जो और भी सिटीज़ हैं जो वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, खुलना, जसोर, बरिशल, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी जो है यहाँ पे कम करेगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम करेगा। तो इससे क्या होगा, इन जो है काफ़ी समय, कम समय जो है यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा रेलवे लाइन भी जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ठीक है? तो 2024 तक यहाँ की रेलवे लाइन को भी जो है यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा, मतलब रेल जो लाइन है इस ब्रिज की उसको भी यहाँ पे चालू जो है कर दिया जाएगा। तो ढाका जो है यहाँ पे मेनली ढाका से कोलकाता के बीच में जो है 3.5 आवर्स जो है लगेंगे। तो बेसिकली ये जो है एक रिवॉल्यूशन लेके आएगा ट्रेड कम्युनिकेशन में इंडिया के साथ भी। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। वहीं अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया और बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में जो है ये एक रिवॉल्यूशन जो है लेके बिल्कुल आएगा ट्रेड और कम्युनिकेशन में, ठीक है? तो मेनली ये जो पद्म सेतु ब्रिज है, ये भारत बांग्लादेश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जो है इंडो बांग्लादेश जो रिलेशन है उनके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स और आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर फॉर्मर पैनल फॉर G20 मीटिंग 2023, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जम्मू कश्मीर ने एक पैनल को जो है फॉर्म किया है G20 मीटिंग्स के लिए 2023 में, ठीक है? तो 2023 में G20 की जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर में जो है होएगी। नाउ अब जम्मू कश्मीर में अगर होगी तो इससे जम्मू कश्मीर को क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है? उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कोर्ट ऑर्डर एफआईआर अगेंस्ट एमएलए इंसल्टिंग ट्राई कलर। नाउ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस एमएलए ने जो है यहाँ पे हमारे जो झंडा है, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है यहाँ पे इंसल्ट किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्ट है यहाँ पे क्या चीज़ कहता है, और एक बार थोड़ा नाम भी यहाँ पे समझ लो, तो राष्ट्रीय लोकदल जो है उनके एमएलए अनिल कुमार, इन्होंने जो है यहाँ पे इंसल्ट किया है ट्राई कलर की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में लास्ट ईयर। तो इसी चीज़ को लेकर जो स्पेशल कोर्ट है मुजफ्फरनगर ने, उसने जो है एफआईआर जो है यहाँ पे फाइल जो है करी हुई है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पे जम्मू कश्मीर फॉर्म्स पैनल फॉर G20 मीटिंग 2023, इस आर्टिकल को जो हम डिस्कस हम करते हैं। जम्मू कश्मीर 2019 में आपको पता है यूटी जो है बना दिया गया था। अब 2023 में यहाँ पे ये बात चल रही है कि G20 की जो समिट है उसको जो है हम यहाँ पे होस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे कर रहा है कि 2023 में जो बेसिकली इंडिया जो है प्रेसिडेंसी यहाँ पे करेगा G20 समिट की, तो मेनली इसको जम्मू कश्मीर में जो है हेल्ड किया जाना चाहिए, ठीक है? और वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जम्मू कश्मीर जो है पहला ऐसा मेजर इवेंट अगर हो गया जम्मू कश्मीर में, तो उससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर की जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक जो समस्याएं हैं, मतलब जो इसकी इमेज है ओवरऑल, वो जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बढ़ेगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी जो है इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो किसी भी जगह जब ऐसी इस तरीके की समिट होती है, जब वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो जो है इन्वेस्ट करने का भी यहाँ पे सोचते, तो इन्वेस्टमेंट की भी जो है यहाँ पे बात होती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को जो है 2023 के लिए यहाँ पे बोला गया है कि G20 को जो है यहाँ पे ये होस्ट करेगा 2023 में। ये इन्फ्लुएंशियल जो ग्रुप है वो वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज को जो है एक साथ यहाँ पे लेके आता है। G20 समिट एक बहुत बड़ी समिट होती है। G20 में आपको जो है वर्ल्ड लीडर्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो एक साथ जो है यहाँ पे आती है। अब इसी के लिए क्या हुआ, एक 5 मेंबर्स के हाई लेवल कमेटी को जो है फॉर्म किया गया है, जो कि ओवरऑल जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करेगी। G20 ग्रुप है क्या, तो G20 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें आपको 19 देश देखने को मिलेंगे, और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है? तो मेनली जो मेजर इश्यूज होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे जो है यहाँ पे बात की जाती है, और ये 1999 में जो है इसको फाउंड किया गया था। ना देखो अगर G20 की समिट जम्मू कश्मीर में होती है तो आपको भी पता है कि इससे काफ़ी जो है ह्यूज बेनिफिट जो है जम्मू कश्मीर को मिलेगा। G20 जो है बेसिकली इसमें आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है देखने को मिलेंगी, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड भी हैं और डेवलपिंग नेशंस भी हैं। इनमें आपको 90% जो कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है उसका आपको 90% देखने को मिलेगा। 75 से 80% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो देशों को जो है आपको, वो देश जो है आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ग्लोबल पॉपुलेशन का जो 2/3 हिस्सा है वो ये सब देश जो है यहाँ पे शेयर करते हैं। इसके अलावा दुनिया का जो पूरा लैंड एरिया है उसमें से आधे आधे जो देश हैं, मतलब आधा एरिया जो है वो आपको जो है इन G20 समिट में जो है देखने को मिलेगा। मतलब मोस्ट पावरफुल लीडर्स भी होंगे, बड़ी इकोनॉमीज भी होंगी। इसके अलावा जो लैंड एरिया है आधे से ज़्यादा लैंड एरिया होगा,
जो ग्लोबल पॉपुलेशन है 75 से 80 पॉपुलेशन के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मेनली ये एक बहुत बड़ी समिट जो है होने वाली है ना। यहाँ पे देख लो कि वो कौन कौन से देश हैं जो बेसिकली यहाँ पे जो है मेंबर्स हैं। तो आपको जो है यहाँ पे देखेगा सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, टर्की, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली। अब देखो यहाँ पे ये बात चल रही थी कि रशिया को जो है इससे निकाल दिया जाए क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो यूएस यहाँ पे ये बोलता है कि भैया रशिया को जो है यहाँ से निकाल दो, रशिया को जो है बिल्कुल भी G20 का मेंबर जो है नहीं रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट है 1971 का, इस पे जो है हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर किया कि एफआईआर जो है होनी चाहिए 7 दिन के अंदर। और बेसिकली जो न्यू मंडी पुलिस स्टेशन है इसी डिस्ट्रिक्ट का मुजफ्फर जो नगर है उस डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब को पुलिस है उस पे जो है यहाँ पे एफआईआर को जो है फाइल करना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत किया हुआ है। अब देखो भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 51A यहाँ पे ये कहता है कि भैया ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन्स की कि उसको जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे जो आइडल्स हैं उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम है उसकी जो है हमको यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि नेशनल एंथम जो है बेसिकली हम जो है नेशनल एंथम में खड़े नहीं होंगे, इसके अलावा वंदे मातरम जो है भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। लेकिन देखो जिस देश में आप रह रहे हो ना उस देश के जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बोलता है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये एक बेसिकली ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी जो है हमको यहाँ पे वैल्यू करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जिस इंसान के घर में रह रहे हैं, हम अपने मदर फादर के घर में रह रहे हैं तो हम जो है उनकी वैल्यू करनी चाहिए हमको। तो वैसे ही जो है हम देश में रह रहे हैं तो देश की भी जो है हमको वैल्यू करनी चाहिए। तो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की बिल्कुल जो है हमको वैल्यू करनी चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत का जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का ये डील करता है लॉ प्रैक्टिसेस कन्वेंशन जो बेसिकली जो है नेशनल फ्लैग में यहाँ पर डिस्प्ले करे जाते हैं, तो उन सब की भी जो है हमको यहाँ पे वैल्यू करनी चाहिए ना। अब अगर हम बात करें इस एक्ट की मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ जो इंसल्ट ऑफ नेशनल फ्लैग जो एक्ट बनाया गया है 1971 का, इस पे जो है हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या कहता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी नेशनल सिंबल की, नेशनल फ्लैग की, कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल एंथम की, इसके अलावा इंडियन मैप की, और अगर कोई यहाँ पे क्या करता है बेसिकली डिसरिस्पेक्ट करता है तो भारत के संविधान के हिसाब से उसको जो है बिल्कुल यहाँ पे सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बता दें इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत के संविधान में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं मतलब हमको जो है हमारे मैप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, इन सब चीज़ों की हमको जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे जो नेशनल सिंबल है उनकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अगर कोई इंडियन नेशनल फ्लैग की या भारत के संविधान की इंसल्ट करता है तो अंडर सेक्शन 2 इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो यहाँ पे ये बताता है कि भैया उस पर जो है एक्शन यहाँ पे लिए जाएंगे कि वो नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसने वायलेट किया है, उसने जो है इनकी यहाँ पे इंसल्ट किया। पनिशमेंट क्या है, तो भैया 3 साल तक की जो है आपको सजा देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा फाइन भी, और दोनों मतलब सजा भी होगी प्लस फाइन भी जो है आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर कोई इंडियन नेशनल एंथम की सिंगिंग को जो है यहाँ पे प्रिवेंट करता है, मतलब कहीं यहाँ पे बोलोगे कि नेशनल एंथम बिल्कुल नहीं गाओ, तो सेक्शन 3 जो है एक्ट का वो यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा कि इनको जो है पनिशमेंट होगी इंटेंशनली जो प्रिवेंट करेगा सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम को। ठीक है ना, ये डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट करेगा, यहाँ पे नेशनल एंथम गाया जा रहा है, कोई यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है तो इस पर भी जो है पनिशमेंट है, तो एक टर्म की आपको इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलेगी। ये भी जो है 3 साल तक यहाँ पे जो है बढ़ा दी जा सकती है। इसके अलावा फाइन भी होगा या सजा और फाइन जो है दोनों आपको मिल सकते हैं। अगर कोई फिर से रिपीट ऑफेंस करता है, बार बार ऐसा करता है तो उसके लिए जो है पनिशेबल होगा। ठीक है, सेकंड के लिए भी। इसके अलावा कोई सब्सिक्वेंटली मतलब बार बार यहाँ पे कर रहा है तो इम्प्रिजनमेंट जो है उसको यहाँ पे होगी जो कि 1 साल से कम की जो है यहाँ पे नहीं होने वाली। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन भी है, अगर कैंडिडेट जो है यहाँ पे इस तरीके की हरकत करता, कोई नेता यहाँ पे करता है तो उसको 6 ईयर के लिए जो है क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन जो है कंटेस्ट यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑफेंस जो है कि नेशनल फ्लैग को इंसल्ट किया है उसने, इसके अलावा भारत के संविधान को जो है इंसल्ट किया है, इसके अलावा नेशनल एंथम को जो है सिंगिंग की जो है उसने प्रिवेंट करी, मतलब नेशनल एंथम गाया जा रहा था उसको जो है यहाँ पे प्रिवेंट किया, उसने रोका या किसी भी तरीके से उसने जो है व्यवहार गलत किया तो उसको जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 6 सालों के लिए कि वो इलेक्शन जो है यहाँ पे कंटेस्ट ना कर पाए।
ठीक है, तो ये जो है ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताता है। तो प्रिवेंशन एक्ट जो है 1971 का, वो इस चीज़ को यहाँ पे बताता है ना। हुआ आगे क्या है कि VLSRSAM जो मिसाइल सिस्टम है जो सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर कर लिया गया है। तो इंडिजीनियसली डेवलप शिप बोर्न वेपन सिस्टम वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, इसको VL वर्टिकली बेसिकली वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको जो है सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है बताना। तो इंडियन नेवी ने और जो डीआरडीओ है उसने मिलकर जो है जो चांदीपुर ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा, वहीं से जो है इसको टेस्ट किया है। तो VLSRSAM जो सिस्टम है ये बेसिकली जो है हाई स्पीड एयरबोर्न टारगेट्स को हिट कर सकता है 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में और 15 किलोमीटर ऊंचाई। तो 15 किलोमीटर ऐसा आएगा और 40-50 किलोमीटर की जो रेंज होगी उस पर जो है यहाँ पे ये हिट कर सकता है। ठीक है, तो मेनली डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि हमने जो सक्सेसफुली इस चीज़ को जो है टेस्ट जो है कर लिया है। ठीक है, और डीआरडीओ की जो ऑफिशियल है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो है अस्त्र मिसाइल पे बेस्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VLSRSAM मिसाइल सिस्टम जो है ये किस पे बेस्ड है, तो ये अस्त्र मिसाइल सिस्टम पे जो है बेस्ड है, जो कि बेसिकली यहाँ पे बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है एयर टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। अब VLSR आर्म में आपको जो है क्रूशियल फॉर्म विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा थ्रस्ट जो वेक्टरिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डीआरडीओ की जो फैसिलिटीज़ हैं जिन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया है, तो बेसिकली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, इसके अलावा रिसर्च सेंटर एमआरट जो RCI आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोनों आपको हैदराबाद में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर है जो कि आपको पुणे में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इन्होंने जो है यहाँ पे इसको जो है डेवलप किया हुआ है, जो कि इंडिया के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बात है। नेक्स्ट हम बात करें एडिटोरियल्स की बात करते हैं, तो भैया लेट देयर बी डेटा, ये तो कोई काम का आर्टिकल है नहीं पॉलिटिकल से। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है इसको जो है वापस यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसको जो है हम डिस्कस करते हैं। तो भैया ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है ये रिज्यूम करने की बात करी जा रही है 2022 में। ठीक है, तो काफ़ी समय से इस पे जो है यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक लगा हुआ था, काफ़ी समय से जो है इसको यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली जो है इसको कंडक्ट किया जाना है। तो एस्टीमेट ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर MPC, इसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड पर्सन ओवर डिफरेंट MPC क्लासेस बेस्ड ऑन सर्वे में ओनली बिकेम अवेलेबल अबाउट अ ईयर आफ्टर द फील्ड वर्क इज कम्प्लीटेड। तो फील्ड वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो डेटा है उसको जो है यहाँ पे रिलीज किया जाना है। तो भारत सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया था लास्ट सर्वे। अब ये कब हुआ था, 2017-18 में हुआ था। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो सर्वे है ये कब कब होता है, तो भैया ये 5 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो जो CSE है बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बेसिकली जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है ये कितने सालों में होता है, तो ये 5 सालों में होता है। ठीक है, अब 2017-18 में ये पहले हुआ था, लेकिन अब आप बोलोगे 2017-18 में जब ये हुआ है तो इसके डेटा को यहाँ पे जो है क्यों नहीं माना गया या इस सर्वे को डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया, तो डाटा क्वालिटी इश्यूज की वजह से। ठीक है, 2019 में क्या हुआ कि सरकार जो थी उसने रिपोर्ट को जो है डिसमिस कर दिया। 2017-18 जो सर्वे हुआ वहाँ पे ये फाइंडिंग्स हुई कि भैया इसमें जो है कुछ शॉर्टफॉल हमको देखने को मिला है, मतलब शॉर्ट कमिंग जो है हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, जो प्रॉपर आउटकम है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग को जो है यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया गया। मतलब इस रिपोर्ट को जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है बेसिकली जो है इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, तो इसको जो है यहाँ पे जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो इसी वजह से जो है जो पहले है इसको जो है यहाँ पे नहीं बताया गया, मतलब जो सर्वे है उसको कंडक्ट नहीं किया गया। फाइनली जो है 2022 में जो है सर्वे को कंडक्ट यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 2 सच नेशनल वाइड जो सैंपल सर्वे हुए थे 2011-12 में, 2017-18 में, ये अनफॉर्चुनेटली इनका जो रिजल्ट है वो उतना इफेक्टिवली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि कोई भी डाटा जो है 2011-12 के बाद हमको जो है प्रॉपर यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलता जो पोवर्टी लाइन को जो है यहाँ पे दर्शाएगा। इसके अलावा जो बेसिकली जो रेशियोज हैं उनको यहाँ पे बताएगा कि कितने लोग यहाँ पे गरीब हैं, क्या हाउस होल्ड की कंडीशन है। ठीक है, तो उसके लिए जो है करंट डेटा अगर आप दोगे तो वो वैक्यूम जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। 2011-12 का जो डेटा है उसमें भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अब जो है भारत सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया डेटा जो है यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, तो उसमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि फूड का कंजप्शन क्या है। ठीक है, जैसे मिल्क, पल्सेस, एग्स जो हैं यहाँ पे कितना कंज्यूम हो रहा है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उनका जो रेट है वो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, मतलब कितने लोग जो है यहाँ पे प्रॉपर जो खाना है वो खा पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे बताया जाएगा। तो इस डेटा से, इस सर्वे से काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पता चलेंगी। और इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं,
इसका बेनिफिट क्या होगा? तो भाई जो पॉलिसी बनेगी ना, उस पे हमको जो है यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो पॉलिसी मेकिंग में इसमें इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है? हम जो इकोनॉमीज़ हैं उनको जो है यहाँ पे बूस्ट करने में मदद करेंगे। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको जो है यहाँ पे गाइडेंस है वो यहाँ पे मिलेगा कि इस तरीके से जो है आप यहाँ पे परफ़ॉर्म करें, इस तरीके से जो है आप अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ, जिससे जो लोग हैं उन तक जो है पूरी सुविधाएँ पहुँच पाएँ। तो आई होप कि आपको जो है ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नो सिल्वर बुलेट, ठीक है? तो भाई हो क्या रहा है, गन कंट्रोल गन कंट्रोल जो चीज़ें हैं, मतलब गन कल्चर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूएस की सरकार है उसने रिसेंटली जो है एक बिल जो है पास किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका में गन बिल सीनेट में पास हो चुका है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में सीनेट होता क्या है? तो भैया देखो, जिस तरीके से आपको हमारी पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट क्या होती है भाई? उसमें प्रेसिडेंट होता है, इसके अलावा लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। वैसे ही आपको यूएस का भी जो है पार्लियामेंट देखने को मिलेगा। मतलब यूएस का जो बेसिकली इनका जो संसद है उसको कांग्रेस जो है कहा जाता है, ठीक है? तो उसमें जो है आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तरफ होता है सेनेट, जो कि आपको अपर चैम्बर देखने को मिलेगा। तो सेनेट को हम क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर। और इनकी जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस, ठीक है? तो वहाँ पे जो अपर हाउस है, अपर चैम्बर है, वो क्या है? सेनेट है। और जो लोअर चैम्बर है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब हो क्या रहा था कि 28 साल पहले जो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, मतलब कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो पिछले 28 सालों में लोगों को जो है यहाँ पे मारा जा रहा था। बेसिकली कई गन गन सभी के पास आपको मिलेगी। कोई भी लड़का यहाँ पे सरबरा घुस जाता है स्कूल में, बच्चों को जो यहाँ पे मार देता है, टीचर्स को यहाँ पे मार देता है। तो अब इसके रिस्पॉन्स में जो यूएस की सरकार है उसने एक गन बिल जो है यहाँ पे लेके आया है, ठीक है? तो इसको जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है बेसिकली उसमें जो है अब यहाँ पे भेजा जाएगा। मतलब पहले इसको कहाँ भेजा गया? सेनेट ने जो है इस बिल को यहाँ पे पास कर दिया। अब जो है ये कहाँ जाएगा? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो वो जो है यहाँ पे अपना कंसेंट देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे ये बिल पास हो जाएगा। तो 279 मास शूटिंग जो है यूएस में यहाँ पे देखी गई है। अब ये जो नया बिल है इसमें क्या-क्या प्रोविज़न जो है बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि भैया इसमें होगा क्या कि स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा। जो कस्टमर यहाँ पे गन लेने आएँगे और जो इस 21 साल से यहाँ पे कम हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे चेक किया जाएगा। पहले क्या होता था, 18 साल के हो आप और उससे अगर आप ओल्डर हो तो आप जो है यूएस में गन खरीद सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे 21 साल कर दिया गया। 21 साल से अगर आप कम हो तो आपसे जो है प्रॉपर यहाँ पे क्या किया जाएगा? चेकिंग होगी आपकी। चेकिंग करी जाएगी, किस तरीके से जो है आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आप करते क्या हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, तब जो है आपको गन प्रोवाइड करी जाएगी। और नया बिल जो है यहाँ पे स्कूल सेफ्टी के लिए एक $15 बिलियन का मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा, जो कि जो स्कूल शूटिंग्स हो रही हैं ना उनमें आपको स्कूल्स में आपको शूटिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो प्रॉपर्ली जो है एक नए बिल में जो है आपको स्कूल सेफ्टी में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मेनली जो है सेफ्टी जो है आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रपोज जो है और किया है कि लॉ जो है यहाँ पे स्टेट्स बनाएगा, सस्पेक्ट जो होंगे उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, उनसे जो है वेपन्स को यहाँ पे जो है बैक मतलब वापस जो है यहाँ पे वेपन ले लेगा। इसके अलावा और नेसेसरी फंड जो है वो भी जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रपोजल है कि पीपल्स को जो है बैन कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे गिल्टी जो है फाउंड किए जाते हैं, जो कि मिसबिहेव करते हैं, कोई अनमैरिड पार्टनर है उससे यहाँ पे मिसबिहेव कर रहे हैं, गन्स को जो है यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो उनको भी जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? बैन जो है कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो यूएस में बिल है वो लाया गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है, काफ़ी ज़रूरत भी थी। अगर आप यूएस में देखोगे तो मास शूटिंग देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था कि यूएस में जो है स्कूल में घुस के जो है यहाँ पे 19 लोगों को मार दिया, 2 बच्चे भी थे। तो इस तरीके के इंसिडेंट ना हो इसलिए जो है यूएस की सरकार इस तरीके के बिल जो है यहाँ पे लेके आ रही है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।